Well, hello everyone. Welcome to Star Education to learn the all concepts of science. Myself Brijesh Dubey and we are studying NCERT syllabus biology from class 9, that is chapter 5, the fundamental unit of life. So, इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जिस किसी ने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां जाकर के देख सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल फोन की राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिख रहा है, वहां पर आप क्लिक कीजिए तो वहां से आप डायरेक्टली लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग वहां से किया हुआ है और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए. ठीक है, फिर आप क्लास 9 में है, 10 में है, 11 या 12 आप कहीं पर भी चले जाएं. और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये जो टॉपिक्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आपको जरूर देखना चाहिए, अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए. दूसरी बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. ओके, और वीडियो को लाइक शेयर और इस पे कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा स्टडी करना, कैसा लगा आपको पढ़ना. ओके, तो हम आगे बढ़े, इससे थोड़ा हम कर लेते हैं मन की बात आपकी और मेरी. तो मन की बात में हमारा ये होता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था. तो भाई प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था. वहां हमने देखा था इंट्रोडक्शन कि सेल एक्चुअल में होते क्या है, सेल किस तरीके के होते हैं. उसके बाद देखा था हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल भी होते हैं, वो भी हमने वहां पर एग्जांपल और फिगर के थ्रू देखा था और समझा था. उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने मेनली 3 पार्ट्स उसके स्टडी किए थे. ठीक है, सो अब यहां पर हम जो उसका 4th पार्ट स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस. ओके, वो 3 पार्ट्स उसके अंदर में जो थे वो था साइटोप्लाज्म था, ओके, एंड सेल वॉल था, और उसके अलावा यहाँ पर सारे के सारे मैंने फिगर अभी वही रखी है, पुरानी वाली रखी है. ठीक है, सो उसके अंदर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्टिंग की थी. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं और न्यूक्लियस के अबाउट में स्टडी करेंगे. ठीक है, सो मैंने जैसे कि कहा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखो, क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं सेल के अंदर में. और सेकंड थिंग कि आप यहां से अपनी नोट्स बना सकते हैं वीडियो पॉज करके, या मैं जब यहां से साइड हट जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लिख सकते हैं और अपनी खुद की नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, इनकेस अगर आपके पास टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं है तो ठीक है. चलिए, अब हमारी और आपकी मन की बात फिनिश हो गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं. तो देखो, अभी हम यहाँ न्यूक्लियस के अबाउट में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियस यहाँ पर ये रहा, ये राउंड वाला दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है. ये पूरा सेल है, एनिमल सेल है. नाउ यहाँ पर ये न्यूक्लियस को मैंने ड्रॉ किया, तो न्यूक्लियस को अगर हम थोड़ा जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है. नाउ अब यहाँ पर देख लेते हैं कि न्यूक्लियस के पार्ट्स क्या क्या है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होता है. तो चलिए हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं. जैसे यहाँ पर पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ऊपर देखेंगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा. यहाँ पर जो ऐसे एस टाइप में से दिख रहा है ना, इस तरीके से. तो यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है. ये बाद में लंबा होता है, ये जूम करके थोड़ा सा लिया हुआ है. ठीक है, नहीं तो फिगर तो बहुत बड़ी बन सकती है इसकी. उसके बाद में आता है न्यूक्लियोलस आता है. तो न्यूक्लियोलस ये रहा अंदर में. न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस जैसा होता है, दैट इज न्यूक्लियोलस. ठीक है, नाउ यहाँ पर आता है क्रोमेटिन. तो यहाँ पर ये जो ऐसे दिख रहा है ना, जलेबी जैसे स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये है क्रोमेटिन. ओके, उसके बाद नीचे चढ़ते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म आता है. अभी न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है पूरे के पूरे सेल में. तो उसी तरीके से इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है. ठीक है, वो लिक्विड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप है. अब ये न्यूक्लियर एनवलप कैसे होता है, तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दिया हुआ है. आउटर मेम्ब्रेन यानी जो उसके अंदर की जो वॉल्स होती है. ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती है, इतना रिमेम्बर रखना है. ठीक है, मैं वॉल इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. और बाहर एक उसकी बाहर की एक लेयर होता है उसमें. ठीक है, वॉल जैसा, उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ये जो दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बनाते हैं.
नाउ यहाँ पर देखते हैं रिबोसोम, यहाँ पर भी रिबोसोम्स हम देख सकते हैं। ठीक है, किसके ऊपर है? तो यहाँ पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर है, तो यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर ये जो इस तरीके से छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे हैं उसको हम रिबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स दिख रहा है, यहाँ छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, छोटी छोटी गैप है ना, तो ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स है। ठीक है, सो यहाँ पर सेल के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है? छोटे छोटे पोर्स है। अब हम देखते हैं, आगे इससे बढ़ते हैं कि इसके अंदर में सब कुछ कैसे होता है और किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज स्मॉल राउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कैसा है? स्मॉल होता है, राउंड होता है और मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और एक दूसरा बाहर से होता है जिसको हम बाहर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, इसके अंदर में जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी लिक्विड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट कंट्रोल सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, ये क्या करता है? तो ये सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। ओके, इट इज कवर्ड बाय ड्यूअल लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या होता है कि ये डबल लेयर से कवर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही होता है जो यहाँ पर हमने बताया ना, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इट हैज पोर्स सो मटेरियल्स कैन इन एंड आउट। इसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, तो मटेरियल्स इसके अंदर में आ सकते हैं और यहां से बाहर जा भी सकते हैं। ओके, जैसे सेल के अंदर में होते हैं वैसे ही सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी पोर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उसका न्यूक्लियस होता है ना, सारी प्रोसेस यहीं से होती है, पूरा सब वही कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम हेड क्वार्टर कह सकते हैं उसका, कि सब कुछ पूरे सेल को ये कंट्रोल करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस हैज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। ओके, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया, ये जो इस तरीके से दिख रहा है, ये जलेबी वाला से, वो क्या है? क्रोमेटिन है। ठीक है, क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमेटिन के अंदर में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको बहुत होता होगा कि ये डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये कहाँ होता है हमारी बॉडी में? तो ये न्यूक्लियस के अंदर में होता है। किसके अंदर में होता है? उसमें भी क्रोमेटिन में होता है। तो ये बात आपको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है, बिकॉज ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हायर लेवल के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता है कि डीएनए और आरएनए होता है, बस हमारी बॉडी में होता है, इतना पता होता है। सो इसको एकदम रिमेम्बर रखना है। जैसे कि मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ तो डीएनए आरएनए फिनिश हुआ। न्यूक्लियस हैज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इन ए सेल। कहा? सेल में। दैट कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, दे आर क्रोमोसोम्स। सो वो क्या करते हैं? तो वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। ओके, कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, यहां अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि हाईलाइट हो और आपको उस वर्ड पे आपको फोकसिंग कर सके। सो वो हेरिडिटी कंटेन करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा है कि जो रोड जैसा दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो तुरंत हमेशा नहीं होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। वो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है तभी वो फॉर्म होते हैं। और वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं? क्या वो बूम पैदा हो जाते हैं, जादूगर होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैसे फॉर्म होते हैं? सो दे फॉर्म व्हेन द क्रोमेटिन कंडेंसेस टुगेदर व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो भाई वो तभी होते हैं जब ये सेल जो है डिवाइड होने लगता है, तब वो फॉर्म होते हैं। वो कैसे फॉर्म होते हैं? तो ये जो क्रोमेटिन होता है ना, ये एक दूसरे के साथ में मिलने लगता है। तो रॉड जैसा, रॉड वो वाला रॉड नहीं, रॉड ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है ये और डिवाइड हो जाता है। ये डिवाइड कब होता है? जब कोई भी वो होता है ऑर्गेनिज्म, जब वो ग्रोथ करता है ना उसकी बॉडी, तो क्या होता है? ये सेल ही डिवाइड होकर के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8
इस तरीके से डिवाइड होने लगते हैं। तो पहले कहां से स्टार्ट होता है, तो पहले न्यूक्लियस से ही स्टार्टिंग होती है उसको डिवाइड होने की, धीरे धीरे डिवाइड होता है और फिर क्या होता है, अलग दूसरे सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है कि भाई जब सेल डिवाइड होता है तब। सेल कब डिवाइड होता है, जब ग्रोथ होती है तब। ठीक है, सेकंड थिंग कब, कि जब बेबी जो है, ठीक है, बेबी जब पेट में होता है, जब वो ग्रोथ कर रहा होता है तब भी छोटे एक सेल से ही वो क्या होता है, 2-4 ऐसे फिर पूरा का पूरा एक बॉडी उसकी बनती है। नाउ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। They formed when the chromatin condense together when the cell is about to divide. Next है हमारा chromosomes contain DNA and nuclear protein. तो भाई अब ये जो क्रोमोसोम बन गए हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स बन गए हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन कंटेन करते हैं। कैसे कंटेन करते हैं, तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन क्या कंटेन करता है, तो ये भी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कंटेन करता है। नाउ तो यही जो यहाँ पर क्रोमेटिन है, यही तो रोड स्ट्रक्चर बना मिल करके एक साथ में, तो उसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन था, तो यहाँ पर भी क्या रहता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए जो है वो रहता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। They contain the heredity information for inheritance of features from the parents to the offsprings as DNA. तो ये दूसरा एक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन कैसे करते हैं कि अभी हम देखते हैं कि जो लड़का हो या लड़की हो, व्हाटएवर, सो वो कुछ ना कुछ उनके बॉडी में ऐसा जरूर होता है कि जो उनके पेरेंट्स के जैसा होता है। किसी के हेयर, आईज, नोज, लिप्स एक्सेट्रा सब कुछ, किसी किसी का चलने का स्टाइल है, बोलने का तरीका है, वो मतलब उनके पेरेंट्स से कहीं ना कहीं मैच जरूर करता है। तो वही होती है हेरिडिटी। ठीक है, सो वो कौन कंटेन करता है, तो वो ये डीएनए जो है कंटेन करता है, यानी उनके पेरेंट्स में से कहां पर लेकर के आते हैं, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर। ऑफस्प्रिंग यानी क्या होते हैं, यानी बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उनके बच्चों में आते हैं, वहां से कौन लाता है, ये तो ये डीएनए। ओके, थोड़ा सा भी बाकी है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी में थोड़ा सा भी और स्टडी करते हैं। ओके, ओके चलिए, तो इसी में अभी हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। So the DNA molecules contain the information for construction and organization of cells. तो सेल का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा और उसके अंदर में जो इंफॉर्मेशन होती है, यानी उसका किस तरीके से वो वर्क करेगा, कौन डिसाइड करता है, कौन कंटेन करता है, तो डीएनए कंटेन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जेन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जेन्स क्या है, तो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट हैं भाई। ठीक है, ओके। नाउ ह्यूमन बॉडी हैज 23 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर में 23 पेयर क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो अ मैन हैज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स वेयर एज अ वुमन हैज एक्स क्रोमोसोम्स। सो जो मैन होते हैं उनकी बॉडी के अंदर में एक्स और वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है, जबकि जो वुमन होती है उनमें ओनली जस्ट कौन सा क्रोमोसोम देखने को मिलता है, तो एक्स क्रोमोसोम ही देखने को मिलता है। ओके, सो टोटल 23 पेयर होते हैं। अगर हम एक की बात करें तो टोटल होंगे कितने, तो उसके डबल करेंगे तो 46 होते हैं, राइट। बट पैर में होते हैं, इसके लिए वो पैर कितनी बनती है, तो 23। सब में मैन के अंदर भी, ठीक है, सब एक्स एक्स होते हैं, बट जो लास्ट पेयर होती है उसमें एक्स एंड वाई होते हैं। ओके, बट अगर हम वुमन की बात करें तो उनमें सभी पेयर्स जो होती है एक्स की ही होती है। नाउ द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स इटसेल्फ टू गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। सो जो न्यूक्लियस होता है, मैंने अभी बात की ना थोड़ी देर पहले ही, कि न्यूक्लियस होता है वो अपने आप ही डिवाइड होता है। ओके, और डिवाइड होकर क्या बनाता है, तो ऑफस्प्रिंग, यानी कि क्या बनाता है, तो बेबी। जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स डिसाइड द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो जो जेन्स होते हैं क्रोमोसोम के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो उस डिसाइड करता है उसकी हेरिडिटरी। अब ये क्या होता है, तो वही मैंने भी आपको बताया ना कि पेरेंट्स के जैसा
दिखेगा उसके माँ की तरह या उसके पिता की तरह। ठीक है, सो यहाँ पर हमने अभी स्टडी किया किसके अबाउट में, तो न्यूक्लियस के अबाउट में स्टडी किया। एंड ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर में। ओके, तो इसको रिमेम्बर रखना है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है उसका पार्ट, वो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। ओके, ओके तो अभी हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेल का नेक्स्ट पार्ट कैसा होता है, किस तरीके से होता है। सो फिफ्थ पार्ट हम अभी इसमें देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में 3 पार्ट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अभी यहाँ पर हम इसका फिफ्थ पार्ट जो हम देख रहे हैं, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कहाँ है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पूरा शेल है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो फिगर है ये पूरे लेक्चर में, पूरे चैप्टर में ये फिगर रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर आप देखते रहेंगे और यहाँ समझते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ सो यहाँ पर देखते हैं भाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, जो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ओके एस जैसा दिख रहा है, तो वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसे है, किस तरीके से होता है। सो इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सीड एंड ट्यूब्स। सो ये कैसा है, एक लार्ज नेटवर्क टाइप होता है, मेम्ब्रेनस होता है और ट्यूब जैसा होता है। भाई मेम्ब्रेनस मतलब में उसकी मतलब कहने का इनर सरफेस होती है और आउटर सरफेस भी होती है, तो वो थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, बॉडी जैसा होता है। सो यहाँ पर उसी तरीके से है, पूरा एक पाइप जैसा है, इसके लिए उसको ट्यूब वर्ड हम यहाँ पर इसको पाइप नहीं कह सकते, ओके, बिकॉज इट इज बायोलॉजी नॉट अ फिजिक्स। सो यहाँ पर ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर है, ओके, दे फील्ड विथ फ्लूइड एंड कैरीज मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल। सो वो किससे फील्ड होते हैं, तो भाई इनके अंदर में फ्लूइड होता है। फ्लूइड यानी क्या होता है, लिक्विड ही होता है। और क्या करते हैं, दे कैरी मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल, तो सेल से मटेरियल्स बाहर निकालते हैं। यहाँ देख सकते हैं, तो ये सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आसपास में, तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में कंडक्टेड है वो, तो यहां से क्या करते हैं वो, तो कुछ मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों तरफ है, तो कुछ मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं। कौन से मटेरियल्स को निकालते हैं, किस तरह के, तो उसको देखते हैं। ओके, सो दे कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, तो इनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है सेल का। ओके, सो इसको माइंड में स्टोर कर लेना है कि अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है सेल का, तो क्या है, तो दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा भाई, सेल भी है, यहाँ पर भी पोर्स होते हैं, बट उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं कहा गया सेल का। सेल तो ऑलरेडी उसको जो मन पसंद आता है उसको एंटर होने देता है, और जो उसको नहीं अच्छा लगता उसको बाहर जाने देता है ना। सो अब आगे बढ़ते हैं। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो कौन से मटेरियल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है, देखा ना, ट्रांसपोर्ट करता है कौन से मटेरियल को, तो ये साइटोप्लाज्म और कौन सा दूसरा जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस ये रहा, साइटोप्लाज्म यहाँ पूरे सेल के अंदर में भरा रहता है, वो लिक्विड होता है। प्रीवियस लेक्चर में उसके अबाउट हम स्टडी कर गए हैं। तो इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम ये करता है ना। यहाँ पर पूरी तरीके से ये भरा हुआ है, तो ये इसके साथ में भी ज्वाइंट रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में भी ज्वाइंट रहता है, दूसरा तो न्यूक्लियस के साथ भी ज्वाइंट रहता है। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। एंड दूसरा ये भी है कि अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ आप उसको लेन देन करनी होती है, तो साइटोप्लाज्म में भी वो कर लेता है। इन दोनों के बीच में तो करता है, बट साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके अंदर भी वो करता है। उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। सो ये क्या प्रोवाइड, ये सरफेस प्रोवाइड करता है। किसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, तो कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है उनके लिए यहाँ पर सरफेस प्रोवाइड करता है। अब कौन सी, तो मैंने अभी कहा ना यहाँ पर कि साइटोप्लाज्म के अंदर में ही है, साइटोप्लाज्म के साथ भी ये क्या करता है, कुछ ट्रांसमिट करता है, कुछ लेता है, कुछ देता है। सो वहां पर कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था सेल डिवीजन होता है, तो वहां पर भी क्या करता है, तो उसको सरफेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमने देखा है ना कि उसके ऊपर में जैसे रिबोसोम्स आए हुए होते हैं,
सो उस तरीके से वो सरफेस को प्रोवाइड करता है सेल को। नाउ इट इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? दैट इज SER और दूसरा है RER। अब SER क्या है? तो स्मूथ, S मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और RER का मतलब क्या है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो पहले हम SER देखते हैं कि SER किस तरीके से होते हैं। दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो मेड ऑफ ट्यूबुलस मेनली। तो मेनली किसके बने होते हैं? तो ये ट्यूबुलस बने होते हैं, ट्यूब जैसे होते हैं, पाइप जैसे होते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? तो हेल्प इन स्टीरॉइड्स, लिपिड्स एंड पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। तो उसके सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब सिंथेसिस क्या है? तो उसको जैसे कि एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो उसको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं। नाउ रिबोसोम्स आर एब्सेंट। तो रिबोसोम्स जो होता है, भाई आर में ई लगना भूल गया है, क्या बात है, आर भाग गया था, ई भाग गया था यहाँ पर, तो हमने इसको फिर से लगा दिया है, ले आए। तो रिबोसोम्स आर एब्सेंट। तो इसके अंदर में रिबोसोम्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं। ये रिबोसोम देखिए पूरी जगह पर, हर जगह पर नहीं है, यहाँ पर कुछ ही पार्ट्स पर है, तो उसमें रिबोसोम्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं। सेकंड, हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के अंदर में भी ये हेल्प करते हैं। नाउ अब देखते हैं RER क्या होता है। दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किससे बने होते हैं? तो ये सिस्टेमिया से बने होते हैं और वेसिकल्स से बने हुए होते हैं, दो चीजों से। चलो इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं भाई। देखो बायोलॉजी है तो यहाँ पर वर्ड्स बड़े विचित्र विचित्र टाइप के आने वाले हैं, ठीक है। उसको थोड़ा बोलना और रिमेम्बर रखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हो गया सिस्टेमिया एंड वेसिकल्स हो गया। तो इसका वर्क क्या है वो देखते हैं। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें हेल्प करता है ये? तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। जैसे ये किसमें हेल्प करता था? तो ये यहाँ पर पॉलीसेकेराइड और स्टीरॉइड और लिपिड्स को सिंथेसिस करने में हेल्प करता था, तो वैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जैसे कि हमने देखा है प्रोटीन्स होते हैं, बराबर है ना, किसके अंदर में होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटीन होता है। नाउ कंटेन्स रिबोसोम ऑन इट्स सरफेस। तो ये क्या करते हैं? इनकी बॉडी के ऊपर में, इनके सरफेस के ऊपर में रिबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए बहुत लॉन्ग यहाँ पर लेक्चर नहीं बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए, आपका माइंड जो है वो कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ सके, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आपको स्टडी करना अच्छा लगता है, आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, उस पर ऑल सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहे रेगुलरली। एंड आप यहाँ से नोट्स अपनी खुद की बना सकते हैं। सो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके, तो हर जगह ये जो है सुविधा वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है। सो इसके लिए ये अलग ही सिस्टम यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया हुआ ताकि आप लोगों को कहीं और भी जाना ना पड़े। आप स्टडी तो कर लेते हो, पढ़ तो लेते हो, लेकिन लिखने का क्या, तो आप यहाँ से लिख भी सकते हो। सो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा लेक्चर और सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं आया है समझ में तो मुझे तुरंत कमेंट करिए। एंड सेकंड थिंग कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टा की आईडी भी मेरी मिल जाएगी, तो अगर आपको कुछ और भी कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे डायरेक्ट भी वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ठीक है, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में कुछ नए पार्ट्स को लेकर के, ठीक है। सो प्लीज फिर से कहूंगा, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है। फिर मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।